हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बीए पॉलिटिकल का चैप्टर देखेंगे जिसकी बुक का नाम है भारत में सार्वजनिक नीति। ठीक है, तो आज हम इसका सेकंड चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है राज्य के सिद्धांतों के संदर्भ में नीति का विश्लेषण। जो इसका फर्स्ट चैप्टर था वो नीति विश्लेषण के ऊपर था, जो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। तो इसका दूसरा चैप्टर है। अब हम राज्य के सिद्धांत को देखेंगे, उस राज्य के अंदर जो नीतियाँ होती हैं हम उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो नीति विश्लेषण उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं राज्य। जैसे राज्य विकसित हुआ और संवैधानिक तकनीक अधिक उपलब्ध होती गई, नीतियों के लिए विकल्प और रणनीतियाँ के विश्लेषण की प्रकृति बदलती गई। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि राज्य अभी से नहीं है, बहुत पहले के समय से ही राज्यों का निर्माण हो चुका था। जैसे हमें राज्य की ज़रूरत पड़ी थी, वैसे ही धीरे धीरे हमें नीतियों की ज़रूरत पड़ गई थी। नीतियों की ज़रूरत लोगों को इसलिए पड़ी क्योंकि हमें बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसको छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना पड़ता है। और कोई भी लक्ष्य एक व्यक्ति के करने से नहीं होता, सभी लोग उसमें अपना योगदान देते हैं, तभी हम एक बड़े लक्ष्य के पास पहुंच सकते हैं। तो जैसे जैसे तकनीकों का विकास हुआ, राज्य का विकास हुआ, वैसे वैसे ना हमारे पास विकल्प बहुत सारे हो गए, जिसकी वजह से हमें अपनी नीतियों में बदलाव करने पड़े। ठीक है, नीति विश्लेषण और संबंधित अवधारणाओं के मध्य अंतर। तो इसका पहला है नीति विश्लेषण और नीति समर्थक। अब जब कोई नीति बनती है उसको समर्थन कैसे मिलता है? ठीक है, सार्वजनिक नीति विश्लेषण सरकारी नीतियों को कैसे बनाया जाए और उसे कार्यान्वित कैसे किया जाए। अब कोई भी नीति है वो किसी एक के लिए तो बनती नहीं है, पूरे समाज पूरे राज्य के लिए बनती है, उसमें हर एक व्यक्ति के लिए बनती है। तो सरकार उस नीति को सही ढंग से पूरे अपने जांच पड़ताल के साथ बनाती है। करने के बाद नीति विश्लेषण लागू की जाने वाली नीतियों के प्रभावों को अध्ययन करने के लिए व्याप्त और डाटा संचालित उपकरण है। कोई भी नीति का निर्माण करने से पहले हमें सारे डाटा को एकत्रित करना पड़ता है। जैसे लोगों की क्या समस्या है, क्या मांग है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें आगे क्या ज़रूरत पड़ेगी लोगों को। तो ये सब को सोच के एक डाटा इकट्ठा किया जाता है और फिर नीति का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तीसरा है नीति वकालत के अनुसंधान और तर्क सम्मिलित है, जिसका उद्देश्य सरकार के अंदर या बाहरी एजेंडे को प्रभावित करता है। कोई भी सरकार जब नीति बनाती है जनता के लिए, तो उसमें सरकार का भी एक उद्देश्य होता है कि सरकार हम पे लंबे समय तक अपना शासन कर सकेगी। ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए या चर्चा, संगठन और सक्रियता के माध्यम से भी जो करती है उसमें परिवर्तन लाते हैं। कोई भी सरकार नीति बनाने से पहले किसी भी समस्या के ऊपर अपने जो उनके कर्मचारी होते हैं या उनके सहयोगी होते हैं उन सब के साथ मिल बैठ के वो पूरी तरीके से उन बातों पर विचार विमर्श करते हैं, फिर जाके नीतियों में परिवर्तन होता है। ठीक है, नीति विश्लेषण और नीति प्रबंधन। नीति विश्लेषण नीतिगत विशेष की वास्तविक जांच और उत्तम विकल्प के पहचान से संबंधित है। किसी भी समस्या होती है जैसे, तो उसके लिए हम नीति बनाते हैं। तो अब उसमें कितने सारे विकल्प होंगे, उन बहुत सारे विकल्पों में से हमें कुछ उत्तम विकल्प चुनने पड़ते हैं सरकार को, ताकि
किसी भी लोगों को कोई समस्या ना हो, सभी इस नीति से सहमत हो। ठीक है। नीति प्रबंधन, नीति प्रणाली, नीति प्रबंधन, नीति निर्माण और नीति तैयार करने की प्रक्रियाओं को प्रबंधन से संबंधित है। जैसे नीति तैयार होती है, उसकी प्रक्रिया को हम प्रबंधन कहते हैं। ठीक है। नीति विश्लेषण के प्रकार। अब नीति विश्लेषण का मूल्यांकन और दृष्टिकोण। अब मूल्यांकन क्यों किया जाता है, लोगों की दृष्टिकोण की ज़रूरत पड़ती है नीति के ऊपर कि लोगों के क्या विचार है, क्या वो सोचते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। यह दृष्टिकोण दी गई सार्वजनिक नीतियों के कारण और प्रभाव के विश्लेषण से संबंधित है। अब लोगों से हमें उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा, या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, इसलिए हमें लोगों की दृष्टिकोण की ज़रूरत पड़ती है कि वो क्या सोचते हैं। उदाहरण के लिए हम समय की अवधि में शिक्षा और सरकारी खर्च का विश्लेषण और भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब सरकार हमारे ऊपर शिक्षा पर खर्च करती है। सरकार क्यों करती है? ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके भविष्य में। ठीक है, ताकि हमारी शिक्षा प्रणाली मजबूत हो सके, इसलिए सरकार शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करती है। ठीक है। नीति विश्लेषण के मूल्यांकन दृष्टिकोण कार्यक्रम मूल्यांकन पर केंद्रित है। मतलब जो नीतियां हैं उस लोगों के दृष्टिकोण जान के अगर उसमें कुछ कमी होती है तो सरकार फिर के उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करती हैं। मानक नीति विश्लेषण मुख्य रूप से किसी समस्या के लिए कार्यवाही के भविष्य के पाठ्यक्रम की सिफारिश करने से संबंधित है। अगर नीतियों में कोई समस्या आती है भविष्य में तो इसको मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है समस्याओं के अनुरूप। मतलब जो समस्या होती है अगर उसमें से कुछ हटा दिया जाता है या कुछ लगा दिया जाता है, जिससे नीतियों में थोड़ा बहुत अलग कर दिया जाता है। पूर्वव्यापी और संभावी नीति विश्लेषण। पूर्वव्यापी नीति वो है जो अतीत में बनी हुई, बीती हुई या ऐतिहासिक जो पिछली नीति थी। पूर्वव्यापी नीति विश्लेषण ऐतिहासिक विश्लेषण और पिछले नीति की व्याख्याओं को संदर्भित करता है। और पूर्वव्यापी नीति विश्लेषण को कभी कभी पूर्व पोस्ट या पोस्ट हॉल नीति विश्लेषण भी कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं सर्वव्यापी विश्लेषण वास्तव नीति के भविष्य पर केंद्रित किया जाता है। जो सर्वव्यापी होता है वो जो अब हम नीति बनाएंगे उस पर हमारा भविष्य केंद्रित करके बनाते हैं। ठीक है। भविष्य संभावित नीति विश्लेषण को कभी कभी एक्सेट प्री हॉक या प्रत्याशित नीति विश्लेषण भी कहा जाता है। असंभावी निर्देशनात्मक और वर्णनात्मक विश्लेषण। ठीक है। तो अब जब कोई भी नीति बन रही है वो लोगों के सामने पूरा खुली किताब की तरह होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए जो हमारे लिए नीति बन रही है उससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या इसमें कोई परिवर्तन की ज़रूरत है, या लोगों को और इसमें कुछ चाहिए, तो ताकि उन्हें पता होना चाहिए ना कि उनकी जो नीतियाँ बन रही हैं उनके लिए कितना लाभदायक है। तो इसलिए उसमें क्या क्या निर्देश हैं वो सब लोगों को पता होना चाहिए। पूरा अच्छे से लोगों को समझ आना चाहिए कि नीति में है क्या। ठीक है। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। संभावी नीति विश्लेषण विषय नीति विकल्पों के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप भविष्य के राज्यों के पूर्व अनुमान को संदर्भित करता है। तो जो भी नीति अभी बन रही है वो भविष्य में हमें किस ऊंचाई तक ले जाएगी वो संदर्भित करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कोई व्यक्ति आय का भुगतान करने वाले लोगों की
बचत की आदतों पर आयकर दरों में परिवर्तन के प्रभावों को देखने के लिए एक अध्ययन करता है। यदि अध्ययन को आयकर दरों को कम करने की सिफारिश की गई है जिसके परिणाम स्वरूप उच्च बचत होती है, तो यह एक निर्देशात्मक नीति विश्लेषण है। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि हम किस तरह अपनी बचत कर सकते हैं। अगर लोग अपने कर दे रहे हैं, अगर उन्हें ज़्यादा लग रहा है, तो जो लोग हैं वो सरकार से मांग करती है कि हमारे कर को कम किया जाए, जिससे हम ज़्यादा बचत कर पाएंगे। इसे निर्देशात्मक विश्लेषण कहते हैं। ठीक है। नीति को जारी रखने या संशोधित करने का निर्णय लेने के लिए कार्यान्वित नीतियों को निगरानी और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कोई भी नीति बन गई, सरकार को नीतियों के ऊपर समय समय पर निगरानी रखनी पड़ती है ताकि इसमें कोई कमी ना हो, या कोई नीति का उल्लंघन कर रहा हो तो फिर उसको दंड भी मिलता है। संचित जानकारी भविष्य की समस्याओं को हल करने में सहायता होती है। अब जो भी हमारे पास जानकारी अभी है उसको देख के हम नीति बना रहे हैं भविष्य को सोचकर, तो वो जानकारी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे हमें नीति बनाने में बहुत सहायता मिलती है। अब जानेंगे नीति विश्लेषण के प्रकार। ठीक है। नीति विश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकार देख लिया, अब प्रक्रिया देखते हैं। समस्याओं और उद्देश्यों की पहचान। अब एक राज्य में क्या क्या समस्या है और एक राज्य को किस उद्देश्य तक पहुंचना है, तो हम उसमें कैसे नीति बनाएंगे या उसका विश्लेषण करेंगे, अब वो जानते हैं। नीति विश्लेषण के लिए हल की जाने वाली समस्याओं को पहचान करने में स्पष्टता की आवश्यकता है। सबसे पहले इसमें ये दिया गया है कि हमें सबसे पहले अपनी समस्याओं को पहचानना होगा कि हमारी समस्या क्या है। दूसरा पॉइंट, यह पूरी प्रक्रियाओं के कुशल और प्रभावी परिणामों को एक ठोस आधार पर तैयार किया जाता है। अब जो इसकी प्रक्रिया है वो अच्छी हो और प्रभावकारी परिणाम दे, मतलब जो नीति है उसका हमें अच्छा परिणाम मिले, इसके लिए अच्छी तैयारी की जाती है, सरकार करती है इसके लिए। ठीक है। यह तर्कसंगत उद्देश्य जिस पर संवैधानिक पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें अपनी समस्या पहचाननी होगी। ठीक है। और फिर हमें उद्देश्य है कि हमें कहाँ पहुँचना है, तभी हम अपनी समाज में या राज्य में अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है। नीति विकल्प निर्दिष्ट करना। अब इस नीति विकल्प निर्दिष्ट करने का मतलब है हमारे पास बहुत सारे विकल्प है, उसमें से कोई हम अच्छे विकल्पों का चयन कर सकते हैं। चयन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार नीति समस्याओं की स्पष्ट रूप से पहचान ही की जाने के बाद नीति विश्लेषण को वैकल्पिक नीतियों को निर्दिष्ट करने और उन्नति की आवश्यकता होती है। मतलब जब हमें अपने उद्देश्य या समस्या पता चल गई, तो अब उस जो समस्या है हमें उस समस्या को देख के हमें नीति बना रहे हैं, और उस नीतियों में बहुत विकल्प है, तो उस अच्छे विकल्पों को उसमें से चुनना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, पिछले अनुभवों पर भरोसा करने से समस्याओं का अधिक गहन विश्लेषण और समझ बनाने में सहायता मिलती है, जो बदले में एक वैकल्पिक नीति तैयार करने में सहायता करती है। अब जो हमारे ऐतिहासिक नीति है, जो बीत गई हैं, जो पिछले वर्ष की नीतियां हैं, हमें उससे जानकर, पढ़कर, समझकर, ये अब जब हम दूसरी नीति बनाएंगे तो हम उसमें जो पहले गलती की होगी उसको नहीं करना, ताकि अब हम जो नीति बनाएंगे उसमें कोई गलती ना हो, हमें एक अच्छी रणनीति का निर्माण कर सकें।
किसी विकल्पों पर निर्णय लेने से पहले सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। अब हमारे पास विकल्प बहुत सारे हैं, तो उन पर सारे विचार विमर्श, सभी लोगों की राय जानना भी तो ज़रूरी है, फिर ही एक निर्णय पर पहुंच पाएंगे। अब है नीति विकल्पों का मूल्यांकन। अब जब इतने सारे विकल्प है तो उसमें से कुछ अच्छे विकल्पों को चुनकर उसका मूल्यांकन करना। जैसे कि पहला पॉइंट है, एक कोई नीति की समस्या स्पष्ट रूप से बता दी जाती है, ठीक है। तो नीति विकल्पों को निर्धारित कर लिया जाता है जिससे प्रत्येक विकल्प के परिणामों की भविष्यवाणी करना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें समस्या पता चल गई स्पष्ट रूप से, अब उसके विकल्प पता चल गए, और जो विकल्प है अब हम सब विकल्प को देखेंगे कि हमें इन विकल्पों से भविष्य में क्या मिलेगा, कि उस उद्देश्य तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इसका मूल्यांकन करने के बाद है, ठीक है। जब तक वैकल्पिक विकल्पों के संक्षिप्त गुणों की तुलना नहीं की जाती तब तक तर्कसंगत नीति विकल्प का ठीक होना कठिन है। मतलब हमें जो हमारे पास विकल्प है उसको पूरा संक्षिप्त तरीके से जान लो, पढ़ लो, समझ लो, लोगों की राय ले लो, ठीक है। बट अगर हम उसको नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमारा नीति सही ढंग से बन नहीं पाएगा, ठीक है। जबकि नीति विश्लेषण में सम्मिलित होते हैं ताकि नीतियों का आकलन या मूल्यांकन किया जा सके, ठीक है। ये सब एक नीतियों के लिए बहुत आवश्यक तत्व है, ठीक है। कोई भी निर्णय लेने के लिए तर्कसंगत उद्देश्य के मूल्यांकन और विश्लेषण के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये जो तर्कसंगत उद्देश्य और मूल्यांकन है ना, उनके दृष्टिकोण, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है लागत लाभ विश्लेषण तकनीक। अब लागत की क्या तकनीक है, अब ये जानेंगे। लागत लाभ विश्लेषण दृष्टिकोण में नीतियों को कार्यक्रमों की लागत और लाभ को पहचानने और मापने के लिए आर्थिक अवधारणाओं का उपयोग शामिल है। अब हमें कितना लाभ हो रहा है, कितनी लागत है, उन सबको हम मापने या पहचानने के लिए एक नीति का उपयोग करते हैं, ठीक है। लागत लाभ गणनाओं के मात्रक परिणाम बताते हैं कि लाभ को लागत से अधिक है या नहीं। मतलब एक वस्तु है, उसकी लागत ज़्यादा है, जितनी लागत है उसकी उससे ज़्यादा लाभ है कि नहीं, ये देखना है। वह तुलना करने और उसकी प्रभावशीलता की रैंकिंग करने में भी सहायक है, और यह सरल और स्पष्ट प्रणाली है कि हमें लाभ ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ये जांचने के लिए। इसका है दूसरा पॉइंट है प्रदर्शन माप तकनीक। सॉरी, यहाँ पे ना प्रदर्शन मापन तकनीक होगा, तो आप प्लीज़ उसमें ना लगा लीजिएगा। तो इसका पॉइंट है इसमें संसाधनों का उपयोग कितना हुआ है और कितनी प्राप्त किया जाना चाहिए और वास्तव में कितना प्राप्त किया गया है, ठीक है। हमें कितनी संसाधनों की आवश्यकता है, कितना है हमारे पास, या कितना और आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको मापने की ये तकनीक है। प्रभाव आकलन तकनीक। इसका पहला पॉइंट है नीति चक्र के कार्यान्वयन के पश्चात के चरणों में एक प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है। और इसका दूसरा पॉइंट है कि नीतियों या कार्य वास्तव में उन समस्याओं पर कैसे प्रभाव डालती है। प्रभाव आकलन तकनीक मतलब हमें इस जो नीतियां हैं उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों को क्या उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उनकी समस्या
ख़त्म हो गई हैं या है, इन सब का आकलन या लोगों पर क्या प्रभाव डालती है, ये जानने के लिए प्रभाव आकलन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उपयोगी तकनीक जो हमारे लिए उपयोगी होती है, इसका पहला पॉइंट है, इसमें एक समूह या एक क्षेत्र का एक कार्यक्रम के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। दूसरा है, इसका उपयोग सांख्यिकी के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे एक समूह होता है, एक समाज होता है, उस क्षेत्र में कार्य होते हैं जो जिससे हमें पता लगाना होता है कि हमारे पास कितना हमने उत्पादन किया है, कितना लाभ हुआ है, कितना लागत है उसकी, इन सबको जानने के लिए ये परीक्षण किया जाता है, प्रायोगिक तकनीक। आगे है नीति कार्यवाही की सिफारिश करना। नीति निर्माणों को प्रत्येक विकल्प के लिए अनुमानित परिणामों को देखना होगा और एक सही विकल्पों का चयन करना होगा जो सबसे उत्तम हो। हमारे पास नीति बनाने के लिए बहुत सारे विकल्प है, उसमें से अच्छे विकल्पों का चयन करना पड़ता है। ठीक है। निगरानी और नीति के परिणाम। ठीक है, यहाँ देखते हैं पहला पॉइंट, नीतियों को ठीक से लागू किया जाना चाहिए। नीति और कार्यक्रम को बनाए रखा जाए और उनकी निगरानी की जाए। कार्यक्रम विश्लेषण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कार्यक्रम या समग्र मूल्यांकन की आवश्यकता है। ठीक है। राज्य के सिद्धांतों के संदर्भ में नीति विश्लेषण। जो राज्यों को एक सेवा हैच के रूप में माना जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक मांगों का दबाव देती है। जब समाज का कोई उद्देश्य होता है ना, तो जो समाज के लोग होते हैं ना, वो सरकार से अपनी मांग की, अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है। ठीक है। और उनका विश्लेषण बदलने में सामूहिक विकल्पों के अनुकूलन, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को तर्कसंगत और नौकरशाही के व्यवहारों को सम्मिलित सिद्धांत के संवैधानिक रूप से एक परीक्षण में स्थित है। कुछ नीति बनाते समय ना सामूहिक विकल्प होते हैं सरकार के सामने, तो उसमें से तर्कसंगत जो अच्छे हों विकल्प, उनका चयन करना पड़ता है सरकारों को। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। आगे देखते हैं, सार्वजनिक नीतियों को निर्धारण करने में सामूहिक और रवैया प्रभावशाली कारण। अब जो सामूहिक विकल्प होते हैं, उनका रवैया कैसा है, वो लोगों के लिए प्रभावकारी है या नहीं है, या उनके क्या कारण हैं, ये देखना होता है। ठीक है। संवैधानिक कार्यवाही के विश्लेषण में पूंजीवादी हित या निजी अभिनेताओं और संगठनों के संबंध में राज्यों की कमजोरी, स्वायत्तता के प्रदर्शन करना संभव हो सकता है कि नहीं। मतलब ये सरकार के हित में है या पूंजीवादी के हितों में है या नहीं, संगठनों के संबंध में है, राज्यों को कमज़ोर करेगा या अच्छा बनाएगा, ये सब जानने की ज़रूरत है। सरकारों को नीति बनाने से पहले इन सभी पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। लोक नीति वास्तव में लोगों के उद्देश्य या मांग को दर्शाती है। सार्वजनिक नीति ऐसी होनी चाहिए जो समाज के हित में हो। ठीक है। नीतियों तभी सार्वजनिक नीति बनती है जब वह सरकार संस्थाओं द्वारा अधिकृत रूप से निर्धारित की जाती है। मतलब जो नीतियां हैं वो सरकार के संस्थाओं से बनी हो। ठीक है। सरकार एक नीति की व्यवस्था और सार्वभौमिक चरित्र देती है। जो नीतियां सरकार अपनी संस्थाओं में बनाती हैं,
उसका एक सार्वभौमिक चरित्र होता है, ठीक है, जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रभाव डालता है। लास्ट पॉइंट है, और भारत को आकार देने में सबसे बड़ा परिवर्तन का कारण बनती है, और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी स्थितियों में सही नीति का निर्माण करे, नीति का विश्लेषण करने में अपनी क्षमताओं को बढ़ाए। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भी नीति बन रही है या बनाई गई है उसमें निगरानी करने की, मूल्यांकन करने की, लोगों को नीतियों के बारे में पता होना चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए, समाज की जो आवश्यकता है, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, एक अपने उद्देश्य तक पहुंच सके हम इस ताकि हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें, ठीक है। इसलिए हम नीतियों का निर्माण करते हैं। अब हम जानेंगे निष्कर्ष। पहला पॉइंट है, नीति विश्लेषण के विभिन्न दृष्टिकोण में समाज के भीतर सार्वजनिक प्राधिकारियों के कार्यवाही के अध्ययन सम्मिलित हो। जो भी नीति होती हैं उसका विश्लेषण समाज के द्वारा हो या समाज के लोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लोग अपना सोच, अपनी बातें रख सकें, अपनी समस्याओं का रख सकें, ठीक है। नीति बनाने का उद्देश्य समाज के सुचारू रूप से चला सके। जो भी नीतियाँ बनी हैं वो समाज को सही ढंग से चला सके। नीति विश्लेषण में सामाजिक नीतियों के कर्म और परिणामों को समझने में क्षमता बना सके। अब जो नीतियाँ हैं उसको परिणामों की जो परिणाम है उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम उस चीज़ को समझ जाएंगे तो हम अपने उद्देश्य तक बहुत जल्दी ही पहुंच सकते हैं। नीति निर्माण करते समय हमें सभी विकल्पों की जांच करनी चाहिए। अब विकल्प है हमारे पास बहुत सारे, उन सब की जांच, समझ, पिछले जो नीतियाँ बनी थी उसको पढ़ के उनमें जो गलतियाँ थी उनको समझ के अब जो नीति बनाएंगे या नीति बनेगी वो सही ढंग से और अच्छी और समाज के उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग हो सके। तो हमारा चैप्टर यहीं होता है कंप्लीट। सो थैंक यू।